बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल और कर्जों की भारी अदायगी पर रुपया हर रोज कमजोर होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर मुल्की तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 4 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा डॉलर बढ़ने से बैरूनी कर्जों में कितना इजाफा हुआ है? ये अगर इम्पैक्ट देखें तो माहिरीन का कहना है कि चीन के से जो कर्ज लिया था, साथ ही दीगर जो कर्जों की अदायगी की मद में एक हफ्ते में 2051 करोड़ 50 लाख डॉलर की भारी अदायगी हुई, जिससे रुपया दबाव का शिकार है। और आज की कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे महंगा हो गया और 184 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। और एक माह में बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 6.5 रुपए महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के मजमूई बैरूनी कर्जे जो है 130 अरब डॉलर है, और सिर्फ हम एक माह की बात करें तो 130 अरब डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तानी रुपए में 750 अरब रुपए के बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ गया। साथ ही जो दरामदात करते हैं वो भी महंगी हो गई। उसका इम्पैक्ट देखें तो पाकिस्तान 6 अरब डॉलर की दरामदात करता है, डॉलर 6.5 रुपए महंगा हुआ है, तो $1 पर 6.5 रुपए देने से जो उसकी लागत बढ़ेगी महंगाई की शक्ल में आवाम पर मुंतकिल होगी। जी ठीक है अशरफ, ये बताइएगा डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया पर कितना असर पड़ेगा? जी, जो माहिरीन का ये कहना है कि अब तक अगर देखा जाए एक माह में जो 5.5 या 6% डॉलर महंगा हुआ, उसके साथ जो टैक्सेस का बोझ भी ले लें तो तकरीबन जो दरामदी जो आपकी दालें हैं, पाम ऑयल है, घी तेल जो उससे बनता है, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत है, गैस है, ये तमाम चीजों की कीमतों में तकरीबन 5 से 6% का इजाफा हो जाए, क्योंकि रुपया जो जिस तेजी से गिर रहा है तो दरामदी लागत बढ़ रही है, तो उसके असरात जो 4 से 5% की शक्ल में महंगाई पर नजर आएंगे। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें मौशी माहिर शाहिद हसन साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा एक माह में डॉलर तकरीबन 6 रुपए महंगा हुआ है, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे की वजह क्या है? जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गलत तबाहकुन और मायूसकुन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की मईशत इंतहाई जवाल का शिकार है। तो अचानक अब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए IMF के प्रोग्राम से जो तहरीरी मुआहदा चंद हफ्ते पहले हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इजरा किया। नंबर 1, बिजली के दर कमी का ऐलान किया है, पेट्रोल और डीजल के दर कमी का ऐलान किया जो उसके मुआहदे की खिलाफ वर्जी था, और वो इस्लाहात की नहीं। तो IMF जो है वो जाहिर बात है कि उसने अपने प्रोग्राम का रिव्यू रोक दिया। 1 अरब डॉलर की जो किस्त मिलने की वो रुक गई और हमारे रिजर्व पर दबाव हुआ और बेयकीनी की। जी ठीक है सर, ये बताएगा मुस्तकबिल में रुपए के मुस्तहकम होने का इम्कान है या डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करेगा? इम्पोर्ट आपकी होगी रुपये में महंगी हो जाएगी, हुकूमत का कस्टम ड्यूटी भी उसकी ज्यादा लगेगी, वो भी महंगी हो जाएगी। तो महंगाई तो वैसे ही बढ़नी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी ऊंची हैं। दूसरी तरफ रमजान आ रहा है जब जखीरा अंदोजी होती है, तो इन हालात जो अभी खराब हुए हैं उससे पहले मैंने आपके यहाँ भी कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो अपना 1.5 साल है इसमें महंगाई को कम करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी, वो कोशिश ही नहीं करेगी। हालात उनके जी ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपके वक्त हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल और कर्जों की भारी अदायगी पर रुपया हर रोज कमजोर होने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। सिंध हुकूमत ने 21 ग्रेड के अफसर बकाउल्ला उन्नर की कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनाती कर दी है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बकाउल्ला उन्नर इस वक्त सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के ओहदे पर तैनात हैं। इसके साथ वो कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी सिंध के ओहदे पर खिदमात सर अंजाम देंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह गुज़श्ता रोज मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए थे, जिसके बाद सिंध की ब्यूरोक्रेसी की इंतजामी सरबराह का ओहदा खाली था। विफाकी और सिंध हुकूमत के माबैन मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर मुशावरत ना हो सकी, जिसके बाद सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती ना हुई। नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती तक बकाउल्ला उन्नर कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। जिला वस्ती में कराची का पहला कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल का इजरा कर दिया गया। नए कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल ऑपरेशन होने से आवाम को डोमिसाइल का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिला बस्ती में कराची का पहला डोमिसाइल इजरा का कंप्यूटराइज्ड वन विंडो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशनल कर दिया गया है, और इसमें डॉक्टर आसिम हुसैन जो है वो मेहमान खुसूसी के तकरीब के हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा हैं और खुशाइन करार दिया उन्होंने। इस हवाले से बताता चलूँ आपको कि डोमिसाइल और PRC के इजरा में जो है
وہ شکایات عام تھی. مینول انداز میں جو کام ہوتا ہے اس میں شہریوں کی جانب سے شکایات ہیں کہ تاخیری عرضے استعمال کیے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت بھی طلب کی جاتی تھی. تو ون ونڈو آپریشن یہ جو اقدام سینٹرل کی انتظامی کمشنر سلیم قرار دے رہا ہے. عوام یہ تھا کہ بچت ہوگی اور مسائل کا خاتمہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے بجٹ تجاویز تیار کر لی. نئے بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو 26 سے گھٹا کر صرف 5 شرح پر لانے کی تجویز دی گئی ہے. کم سے کم ٹیکس رجیم کو بھی کم کرنے کی تجویز. مقامی کارساز کمپنی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے اور فنڈز کو بھی ایڈجسٹمنٹ کی تجویز دے دی. آپ کو بتا رہے ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے بجٹ تجاویز تیار کر لی ہیں. نئے بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو 26 سے گھٹا کر صرف 5 شرح پر لانے کی تجویز دی گئی ہے. کم سے کم ٹیکس رجیم کو بھی کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. مقامی کارساز کمپنی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز اور فنڈز کو بھی ایڈجسٹمنٹ کی تجویز دے دی گئی ہے. اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے بجٹ تجاویز تیار کر لی ہیں. نئے بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو 26 سے گھٹا کر صرف 5 شرح پر لانے کی تجویز زیر غور آئی ہے. کم سے کم ٹیکس رجیم کو بھی کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. مقامی کارساز کمپنی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور فنڈز کو بھی ایڈجسٹمنٹ کی تجویز دے دی گئی ہے. اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے بجٹ تجاویز تیار کر لی ہیں. نئے بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو 26 سے گھٹا کر صرف 5 شرح پر لانے کی تجویز زیر غور آئی ہے. کم سے کم ٹیکس رجیم کو بھی کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. مقامی کارساز کمپنی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور فنڈز کو بھی ایڈجسٹمنٹ کی تجویز دے دی گئی ہے. شہر کے موسم کی بات کریں اور آپ کو بتائیں کراچی میں جاری شدید گرمی کا آج آخری روز ہے. شام تک سمندری ہواؤں کا آغاز ہو جائے گا. کل سے کل درجہ حرارت کمی کا امکان ہے. شہر اس وقت سمندری ہوائیں بند ہیں جس کے بعد گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ آلودگی کی شرح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کراچی میں جاری شدید گرمی کا آج آخری روز ہے. شام تک سمندری ہواؤں کا آغاز ہو جائے گا. کل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے. شہری اس وقت سمندری ہوائیں بند ہیں جس کے بعد گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ آلودگی کی شرح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. موسم کا مزید احوال جانتے ہیں ہماری نمائندہ ربیہ خان سے. جی ربیہ، بتائے گا اس وقت موسم کیسا ہے اور آلودگی کی شرح کتنی ہے؟ بالکل، شہر میں جاری شدید گرمی کی جو لہر ہے اس کا آج آخری روز بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ شہر میں اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ ہلکی گرم ہوائیں ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام تک شہر میں سمندری ہواؤں کا آغاز ہو جائے گا جس کے بعد موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے. کل درجہ حرارت میں بھی کمی کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے. شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت اس وقت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 12% ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. البتہ ساتھ ساتھ سمندری ہوائیں بند ہونے کے باعث آلودگی کی شرح میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ریکارڈ ہوا ہے. شہر میں آلودگی کی شرح جو ہے وہ 165 پارٹیکولیٹ میٹر سے تجاوز کر چکی ہے. محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ شام تک شہر میں سمندری ہواؤں کے بعد نہ صرف موسم خوشگوار ہونے کا امکان ہے بلکہ آلودگی کی شرح. ٹھیک ہے ربیہ، آپ کا بہت شکریہ. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں موٹر سائیکل کی ٹیوب پنکچر کیوں ہوئی؟ شہری دکاندار کے خلاف صارف عدالت پہنچ گیا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں موٹر سائیکل کی ٹیوب پنکچر کیوں ہوئی؟ شہری دکاندار کے خلاف صارف عدالت پہنچ گیا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. موٹر سائیکل کی ٹیوب پنکچر کیوں ہوئی؟ شہری دکاندار کے خلاف صارف عدالت پہنچ گیا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور جواب طلب کر لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں موٹر سائیکل کی ٹیوب پنکچر ہونے پر شہری دکاندار کے خلاف صارف عدالت پہنچ گیا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. موٹر سائیکل کی ٹیوب پنکچر کیوں ہوئی؟ شہری دکاندار کے خلاف صارف عدالت پہنچ گیا. مشیر زراعت سندھ منظور وسان نے عمران خان کو کرشمے کا انتظار کرنے کا تیکھا مشورہ دے دیا. عمران خان کسی لائف لائن کے انتظار میں نہ بیٹھیں. اب آپ کو کوئی کرشمہ نہیں بچا سکتا. عمران خان بوریا بستر سمیٹے اور چلتے بنے. آپ کی گیم اوور ہو چکی. عمران خان کا آخری خطاب بھی جھوٹ تھا. عمران خان کا دوسرا محفوظ گھر اڈیالہ جیل ہے. منظور وسان نے کھری کھری سناتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جھوٹے ترجمانوں کی جگہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی. این آر او مانگنے کا الزام لگانے والا این آر او مانگ رہا ہے.
मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने इमरान खान को करिश्मे का इंतजार ना करने का तीखा मशवरा दे दिया। इमरान खान किसी लाइफ लाइन के इंतजार में ना बैठे, अब आपको कोई करिश्मा नहीं बचा सकता। इमरान खान बोरिया बिस्तर समेटें और चलते बने, आपकी गेम ओवर हो चुकी। इमरान खान का आखिरी खिताब भी झूठ था। आपको बताएं, स्टेट बैंक ने रमजान अल मुबारक में बैंकों के दफ्तर और सारिफीन के लिए बैंकों के औकात कार्ड जारी कर दिए हैं। रमजान अल मुबारक में बैंक पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक सारिफीन को सहूलत फराहम करेंगे और जुम्मे को बैंक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रमजान में मुबारक में बैंकों को औकात कार्ड का तस्वीर जारी कर दिया, जिसके तहत पीर से जुमेरात बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बैंक सार्फिन को जो है सहूलत फराहम करेंगे। साथ ही रमजान में जो जुमे को बैंक जो है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सार्फिन को सहूलत फराहम करेंगे, जबकि यहाँ पे बैंकों के मुलाजमीन के लिए दफ्तरी औकात कार्ड तब्दील है और जो कि पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बैंक जो है मुलाजमीन अपने दफातर में रहेंगे। और साथ में रमजान में जुमे को बैंक के दफातर जो है कि औकात सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेंगे। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक का चांद कल बरोज़ हफ्ता नजर आने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल चांद नजर आने की सूरत में पहला रोज़ा इतवार 3 अप्रैल को होगा। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा कल चांद नजर आने का कितना कौवी इम्कान है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का कहना है कि कल कराची में चांद नजर आने के मुल्क में चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो चांद की उम्र है वो मुकम्मल है। 31 घंटे 48 मिनट जो है वो कल ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र बताई जा रही है, जिसके बाद चांद नजर आने के कवी इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। अगर कल चांद नजर आता है तो पहला यकम रमजान जो है वो इतवार को यानी 3 मार्च बरोज़ इतवार को जो है वो होगा। और मैं अपने यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कल जोनल कमेटी का इजलास कराची में मुनक्किद होगा। जी ठीक है रबिया, आपका बहुत शुक्रिया। इकरा यूनिवर्सिटी कराची का एक और नफीस इकदाम, महंगाई के दौर में तालिबे इल्मों को स्कॉलरशिप तकसीम की गई। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में 200 तालिबात को स्कॉलरशिप से नवाजा गया। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से, जो इस वक्त तालिबे इल्मों के साथ मौजूद हैं। जी जुबैर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मौजूद हूँ और इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बेहतरीन इकदाम उठाया गया। इकरा यूनिवर्सिटी वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में अपना ही एक मुकाम रखती है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से आज जो है स्कॉलरशिप की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप्स फरहम की गई। 100% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप और 60% स्कॉलरशिप, मतलब कि 3 कैटेगरीज में स्कॉलरशिप जो है डिवाइड की गई हैं और 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। उन तलबा व तालिबात के क्या तासुरात हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये फरमाइएगा, आपको भी स्कॉलरशिप मिली है, कौन से बैच की हैं और कौन सा आपका ये सेमेस्टर है? Assalamualaikum, I'm Sumaya and this is my 5th semester and it's my first time to get a scholarship and I'm really excited. और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे ताकि प्रमोट होते हैं, अपने आप को इनकरेज करते हैं कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे और पढ़ेंगे हम। यकीनन तौर पे बच्चों के अंदर भी एक इंतुसियाज़म पैदा होता है, जोश जज्बा पैदा होता है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। एक और भी तलबा हमारे साथ मौजूद है, ये फरमा दीजिएगा वालिदैन के ऊपर कितना स्ट्रेस वालिदैन का ख़त्म होता है जब इस तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं? ऑब्वियसली क्योंकि हम देखें यूनिवर्सिटी फीसेस काफ़ी हाई हैं एंड बीइंग इन दैट हाई सेमेस्टर्स उसके ज़्यादा रिसोर्सेज भी हमें अप्लाई करने होते हैं, जिसकी वजह से फीसेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बीइंग गेटिंग अ स्कॉलरशिप आई वुड से कि एक मॉरल सपोर्ट भी फैमिली की तरफ से मिलता है और उन पे जो बर्डन होता है ऑब्वियसली लिविंग इन दिस स्टेट राइट नाउ जहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है एंड सबको अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, तो That's a really ease for our families as well. यकीनन तौर पे तलबा व तालिबात के चेहरों पे हम सबको खुशी देखने को नजर आती है। ना कि सिर्फ इकरा यूनिवर्सिटी ने ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम मुनक्किद किया, बल्कि हर सेमेस्टर में इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से ठीक है जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया।